नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, पिछले दिनों 3-4 दिन से एक ही इशू चल रहा है और वो भारी इतना है कि संसद की कार्रवाई और संसद सब उसके सामने फीके पड़ गए। अ, धनखड़ साहब ने जो इस्तीफा दिया उपराष्ट्रपति पद से, वो अभी भी पहेली बना हुआ है कि आखिर क्या हुआ कि वो उन्होंने इस्तीफा दिया। क्योंकि धनखड़ साहब जैसा बिना रीढ़ का आदमी जो हमेशा झुका रहता था, नरेंद्र मोदी के सामने हाथ जोड़ के झुका रहता था, उस आदमी को क्यों कहा गया कि तुम इस्तीफा दे दो, या उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, पता नहीं अब क्या इसमें सत्यता है। लेकिन ये सच है कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं दिया। और ये भी साफ हो गया कि नरेंद्र मोदी या पार्टी के साथ उनका कुछ न कुछ खटपट चल रही थी और इसीलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब बहुत सारी बातें कहते हैं इसमें कि भाई अ, विपक्ष के नेताओं से मिल रहे थे और अ, राज्यसभा में धनखड़ को बोलने दिया और वो सारे इशू बोल गए जो पार्टी नहीं चाहती थी या नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे कि वो बोले। पर ऐसे छोटे छोटे इशुओं पे कोई आदमी, इतना इतनी बड़ी पद पर बैठा हुआ आदमी इस्तीफा नहीं देता है। तो जब जरूर सब कोई बड़ा कारण रहा होगा। और इससे, इस इस्तीफे से देश की राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है और भाजपा पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं ये शंकरलाल जी चौधरी, सीपीआई एमएल के प्रदेश सचिव हैं और मिलते ही रहते हैं आपसे हमेशा हम तो इस वीडियो में। तो चौधरी साहब, मैं आपको ये पूछूं कि भाई धनखड़ साहब तो आपके नजदीकी हैं और झुंझुनू के ही रहने वाले हैं, आप भी झुंझुनू के रहने वाले हैं, तो वैसे भी उनके बारे में आपको कई जानकारियां होगी। आ, उसके पहले कि मैं चौधरी साहब से ये सारे सवाल करूं, मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सोशल ग्रुप्स में डालें। फ्रेंड्स को और परिजनों को भी कहें कि ये वीडियो देखें। बात यह है कि जितना आप देखेंगे, जितना फॉरवर्ड करेंगे, उतनी बात फैलेगी और जितनी बात फैलेगी उतना ही सही चीजें जो है चेतना जागेगी। तो चौधरी साहब, आपका स्वागत है एक बार फिर से और आपका आभार कि आप हमारे बुलावे पर आ जाते हैं। अ, जो बातें चल रही है उसमें अब ये तो तय हो ही गया है कि भाई धनखड़ साहब ने अपने आप इस्तीफा नहीं दिया और उनसे किसी ने कहा, मतलब नरेंद्र मोदी के अलावा कौन कह सकता है उनको। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस्तीफा दो, इसीलिए इस्तीफा दिया। और उनके ऐसा भी आया है कि उन्होंने मना किया पहले और फोन पे काफी तकरार हुई, तब उनको कहा कि हम इम्पीचमेंट मोशन मोशन ले ला के हटा देंगे, तब जाकर के वो राष्ट्रपति के पास गए और इस्तीफा दिया। तो आपके पास क्या जानकारियां हैं और आप इस सारे प्रकरण को कैसे देखते हैं? धन्यवाद हिम्मत जी। और ये जो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी के इस्तीफे का जो मामला है, मुझे लगता है अभी पार्लियामेंट के संचालन और उस सब पे एक तरीके से आपने कहा ही कि भारी है। और अभी देश में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा इस पे चर्चा हो रही है तो वो इश्यू यही है। और मुझे लगता है कि जो भाजपा की हाल की राजनीति को, वैसे तो पूरी राजनीति को जानते हो और हाल की राजनीति को तो अब सब जान ही रहे हैं 11 साल से, कि बीजेपी में कोई भी जो वहां की सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर, जो दोनों को एक ही माना जा सकता है, उनके रुख से अलग रुख जो कोई भी लेगा उसको एक तरीके से मसल दिया जाएगा। तो एक बार फिर वही बात सिद्ध हुई है। और
अब तक मुझे लगता है कि जो दो तीन बातें इसके पीछे जो नजर आई हैं, जो सभी को पता है, वही बात मुझे भी लग रही है कि तात्कालिक कारण तो शायद यही बना है। पर मुझे लगता है कि प्राकृतिक घटनाओं के अलावा कोई भी समाज में घटने वाली कोई भी घटना जो है वो तात्कालिक नहीं होती, चाहे वो व्यक्तियों की बात हो चाहे किसी की भी बात हो। एक्सीडेंट्स को छोड़ दें तो कोई भी घटना जो है तात्कालिक नहीं होती। तो ये जो धनखड़ जी का मामला है, धनखड़ जी बहुत ही, अगर उनकी राजनीति को ठीक से देखें तो वो राजनीति में उगे हुए व्यक्ति नहीं है। माने उन्होंने अपने प्राइम टाइम में समाज में रह के जिस तरीके से राजनीति, किसी पार्टी का सदस्य बन के जिस तरह से नीचे से कोई राजनीति करता है, उस तरह से राजनीति उनकी नहीं रही है। वो एक अपने पेशे की वजह से, और राजस्थान और जिस हिस्से में वो रहते हैं या पैदा हुए हैं, शेखावाटी में, वो एक किसान जाति जो कि संख्यात्मक रूप से बड़ी जाति है और दबदबा भी उस इलाके में उनका है। तो उस लिहाज से एक जगह पहुंच के फिर उन्होंने तिकड़म से राजनीति में पांव रखा। एक तरीके से अपॉर्चुनिस्ट राजनीति में इसको कहूंगा। तो वो बीजेपी में जब भी आए, पहले वो जनता दल का रास्ता उन्होंने पकड़ा, फिर कांग्रेस का दामन थामा और फिर 2003 से वो बीजेपी में आए। और वो भी मुझे लगता है कोई सैद्धांतिक बात नहीं थी इसी तरह की, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ के कि कहाँ जंप लगाया जा सकता है, कहाँ से सीढ़ी बना के ऊपर पहुंचा जा सकता है, उसी के मद्देनजर आए। लेकिन पहले वाली पार्टियों में और बाद में जो 2003 में जो उन्होंने ज्वाइन, बीजेपी को जो ज्वाइन किया, उसमें उनकी राजनीति में एक बहुत बड़ा मौलिक अंतर है कि बीजेपी जिस तरह की पार्टी है, वो एक तरीके से तो बीजेपी स्वयं स्वतंत्र नहीं है, वो एक तरीके से एक भुजा है आरएसएस की। और आरएसएस का तमाम काम जो है वो एक तरीके से गुप्त तरीके से, सामने कुछ और पीछे कुछ और षड्यंत्रकारी तरीके से होते रहे। तो धनखड़ जी को जब गवर्नर बनाया गया तो वो उन्होंने खूब सेवा की, और संविधान के परे जाके जो परंपराएं हैं गवर्नर के व्यवहार की, राजनीतिक व्यवहार की, वहां के प्रशासनिक व्यवहार की पश्चिम बंगाल में, और चूंकि वहां बीजेपी और मोदी जी को ऐसे एक व्यक्ति की खोज थी जो दबंग भी हो और जो जिसका न्यायिक ज्ञान भी ठीक ठाक हो, संविधान का ज्ञान हो, जिससे कि वो वहां जो तृणमूल कांग्रेस की सत्ता है ममता जी की, उनको परेशान कर सके। और उस भूमिका को उन्होंने बखूबी निभाया। और वहां की उनकी परफॉर्मेंस देख के ही उनको बीजेपी ने, कह लीजिए, या मोदी जी ने पर्सनल चॉइस से उनको सीधे उपराष्ट्रपति के पद पे नियुक्त करवाया। और जब नियुक्ति हुई तो गवर्नर के पद में और उपराष्ट्रपति के पद में काफी उनकी स्वतंत्रता में काफी फर्क है। मुझे लगता है कि वहां उन्होंने पूर्ण निष्ठा निभाई, और यहां आने के बाद में निष्ठा तो निभा रहे थे अपरेंटली, तो वो उसी तरीके से, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको ये लगा होगा कि थोड़ी बहुत स्वतंत्रता अपने हिसाब से, अब मैं इस जगह पहुंच गया हूं कि यहां से अपने हिसाब से, अपने मन की या अपने अपने विवेक से कुछ चीजें मैं कर सकता हूं। और मुझे लगता है यही उन्होंने बीजेपी को और मोदी जी को समझने की गलती कर दी। उसका परिणाम अंत में ये हुआ कि अचानक उसको जाना पड़ा। मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जैसे पद पे एक अचानक जिसके पीछे स्वास्थ्य का आधार दिया गया हो, और जिनका स्वास्थ्य ऐसा कोई क्रिटिकल स्थिति में नहीं लग रहा हो, और जिनके प्रोग्राम डे टाइम में अगले दिन के भी, उससे अगले महीने के भी, और उसके पहले वो कह रहे थे कि वो पूरा टर्म पूरा करेंगे, ऐसी जिनकी स्थिति हो, और देखने में कोई स्वास्थ्य में ठीक है, कोई अचानक कुछ हो जाए वो बात अलग है, स्वास्थ्य खराब भी नहीं लग रहा, लेकिन अचानक से रात को ये घोषणा करना और इस्तीफा दे देना, ये निश्चय ही एक रहस्यात्मक चीज है। लेकिन रहस्यात्मक केवल इतना ही है कि भाई किसने फोन किया, किसने किया होगा, इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, ये कयास ही हैं। और अभी तक जो मोटे तौर पे जो बातें आ रही हैं सामने, एक तो ये कि वो शायद अपनी स्वतंत्रता को एक्सरसाइज करने के लिए, किसान हितैषी तो मैं उनको बहुत नहीं मानता हूं, लेकिन किसान परिवार की पृष्ठभूमि से जरूर आए हैं,
कि 2 साल पहले किसान आंदोलन सरकार ने जो वादे करके समाप्त करवाया था, आज के कृषि मंत्री को 2 साल पहले उन्होंने वो वादे याद दिलवा दिए थे, और उसमें उन्होंने ये कह दिया था कि देश के संविधान में नंबर 2 की स्थिति में बैठा हुआ एक व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि कृपया आप मुझे बताएं कि क्या वादे किए गए थे और वादे पूरे क्यों नहीं किए जा रहे। किसान आंदोलन के प्रति मोदी और उनकी सरकार का क्या रुख रहा है, ये तो सार्वजनिक है। कितना किस तरह का उन्होंने पहले कुचलने की कोशिश की और बाद में किस तरह से उसको धोखे में दिया। लेकिन क्यों नहीं मुझे लगता है धनखड़ जी इसको समझ पाए, ये बात अभी थोड़ा समझ से परे है। और शायद उन्होंने सोचा कि मैं इस पद पे बैठ के कम से कम मोदी जी को सीधा नहीं तो कृषि मंत्री को ये कह के थोड़ा किसान हितैषी अपना मैं बनता हुआ दिखाई दे सकता हूं, और राष्ट्र के पैमाने पे किसानों का नेता भी मैं बन सकता हूं। एक तो सभी लोग सब लोग ये ओपन है सबके सामने, और सारे मीडिया में, चैनल्स में, अखबार में ये बात आ रही है, तो ये किसी से छुपी नहीं है, ऐसा हुआ। और उसके बाद से ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर निरंतर कहीं ये बात चल रही थी। वैसे तो उपराष्ट्रपति बनने के बाद में भी जिस तरह का व्यवहार उनका राज्यसभा में सभापति के तौर पे रहा है, विपक्ष को जिस तरह से परेशान किया गया, और खास तौर से बड़ी संख्या में 100 से अधिक से 146 एमपीज को एक साथ बर्खास्त किया गया, उसमें भी उनकी भूमिका थी। तो कोई पार्लियामेंट्री कोई प्रैक्टिस या कोई मॉरलिटी तो कोई किसी तरह की उन्होंने दिखाई नहीं। लेकिन हाल में जो उनकी यही जो स्वतंत्रता की ललक थी एक तरीके से, वही मुझे लगता है उनको ले डूबी। और अंत में एक छोटी सी बात अभी जो थोड़ा आगे बढ़ रही थी हाल के दौर में, जो विपक्ष कह रहा था कि उनको हटाया जाए, उनके खिलाफ महाभियोग तक उन्होंने लाया, वो विपक्ष जो है अब ये अगर कह रहा है कि भाई उनको हटा, प्रधानमंत्री को बात करके उनको मनाना चाहिए, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं वो विपक्ष के प्रति उतने कठोर नहीं रहे होंगे जितने मोदी जी और उनकी पार्टी उनको चाहती थी। और मोटे तौर पे तो मैं समझता हूं कि यही बात है। पार्लियामेंट में जो उस 23 तारीख को दिन में जो हुआ, इसमें खड़गे जी को, जो कि लीडर ऑफ द हाउस कांग्रेस पार्टी के ओपोजिशन की तरफ से भी हैं, उनको उनके जन्मदिन की बधाई के बाद उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे बोलने की जो लिबर्टी थी, और उस बोलने के दौर में जब लीडर ऑफ द हाउस बीजेपी के नेता और पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने खुद से जब ये उसको नागवार गुजरा, और तब उन्होंने खुद ही सभापति की तरफ से बोल के कह दिया कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, जो केवल मैं बोलूंगा वही रिकॉर्ड पे जाएगा। तो तब शायद ये बात स्पष्ट हो गई कि अब कुछ ना कुछ, क्योंकि नड्डा जी भले अध्यक्ष नहीं रहे, लेकिन अभी भी उस तिकड़ी के अंदर के घेरे के अंदर के व्यक्तित्व हैं। तो मुझे लगता है उसको उसके बाद में शायद बीजेपी को ये लगने लगा होगा कि जो मुद्दा उन्होंने उठाया वो उनको एक तरह की ऐसी स्थिति में डाल सकता है राजनीतिक रूप से, तो इसलिए शायद इस्तीफा दिया होगा या देना पड़ा होगा। सर, ये बात तो सही है कि उस रोज वो मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये नहीं गए नड्डा और किरण रिजिजू जी। राज्यसभा की मीटिंग थी, इसमें धनखड़ साहब ही देने वाले, मतलब उसमें थे। खैर, लेकिन 3-4 दिन जो 22 तारीख से लगा करके अभी आज 24 तारीख हो गई है, 3-4 दिन में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो एक तो ये है कि बीजेपी में बिल्कुल सन्नाटा है, कोई नहीं बोल रहा कुछ भी। और दूसरा ऐसा भी लग रहा है कि संघ का और बीजेपी का जो विवाद है वो इस इस्तीफे के कारण बढ़ गया है। ऐसा कुछ है क्या, आपको लगता है ऐसा? देखिए, मुझे एक बात तो, मैं संघ की राजनीति, बीजेपी की राजनीति को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूं। एक तो मुझे लगता है कि उनके बीच में कुछ छोटे मोटे मुद्दों को लेके कभी कभार कोई बातें आ जाती हैं, तो फिर उनके बीच में मतांतर को और नाराजगी को लेके कई बार चीजें फैलाई जाती हैं। मुझे लगता नहीं, मेरी अभी भी इस बात में मेरा दिमाग इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है
कि कोई बीजेपी और आरएसएस के बीच में इस घटना से किसी तरह का कोई गैप बढ़ गया हो। तो ये बात तो मैं जरूर मानता हूं, लेकिन ये है कि बीजेपी एक तरीके से राजनीतिक रूप से फंस गई है इसमें। उन्होंने ये निर्णय, हालांकि राजनीतिक चाल के रूप में, एक कूटनीति के रूप में उन्होंने इसका उपयोग किया, लेकिन उसमें फंस भी गए वो। अब उनके पास ये कहने को कोई बात ही नहीं है कि वो क्यों हटाए गए। और ये बात, चूंकि आगे आने वाले समय में बिहार में चुनाव है और अभी पार्लियामेंट का पूरा सेशन बाकी है, तो अगर कल वो ये कहें कि भाई वो मतलब क्या कारण क्या दें, आखिर हम ही सोचें कॉमन सेंस से, राजनीति में कोई भी काम करने वाला अपेरेंटली सामने तो कुछ है नहीं। और जो उन्होंने किया, खास तौर से राज्यसभा में जो ओपोजिशन पार्टीज की तरफ से जो जस्टिस वर्मा पे कार्रवाई करने के लिए, महाभियोग लाने के लिए जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया, मूल में तो वो बात है। इसमें ऐसा लगा कि बीजेपी की आगे की राजनीतिक चाल रुक रही थी। वो जो अपने आप को, अब तो किसी को इस बात में, मुझे लगता है देश में जो खाली बीजेपी मोदी का भक्त नहीं है, उनको किसी को ये, किसी में भ्रम नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं है देश में, बल्कि भ्रष्टाचार के लिए ही देश चल रहा है, सरकारें चल रही है। अब तो ऐसी स्थिति आ गई, लेकिन फिर भी वही मैसेज देना चाहते थे कि हम भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर रहा हो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उसकी जो पहल है, उसका जो श्रेय है वो लेना चाहते थे। और धनखड़ जी ने एक तरीके से वो श्रेय इस कार्रवाई के जरिए, वो जो उनकी बात सुनी और जो उनका प्राप्त कर लिया, उसका जो प्रस्ताव और उसकी सूचना वहां बैठे हुए लॉ मिनिस्टर को भी उन्होंने दे दी, और ये भी पूछ लिया कि क्या अभी लोकसभा में इसमें कोई प्रस्ताव तो नहीं आया। और उसके बाद प्रस्ताव की सूचना देना एक तरीके से बीजेपी की इस मामले में पहन कदमी छिन गई, जो एक तरीके से उनकी बड़ी हार हो गई। और मुझे लगता है वो मोदी जी और उनकी पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए, और इसके चलते वो इस हद तक चले गए। सुना तो ये भी है कि वो जब ये सब चीजें चल रही थी, इस दौर में बीजेपी के एमपी से 10-10 के बैच में बुला के पार्लियामेंट में एक कैबिनेट मिनिस्टर 10 खाली 10 उस पे करवा रहे थे, और उसकी अंडरस्टैंडिंग यही थी अगर इस्तीफा नहीं दिया तो उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। ये धमकी भी दी तो हाँ, वो धमकी दी, लेकिन सार्वजनिक रूप से कोई धमकी नहीं दी। और मुझे लगता है कि अगर वो ये कहें कि हमने धमकी दी, तो मुझे लगता है कि उनकी राजनीतिक पोल एक तरीके से खुल जाती है, और उनकी जो फांसीवादी राजनीति है उसका सरेआम वो एक खुल के सामने आ जाती है। और उसका जो है पूरे देश की जनता में, खासतौर से जो सम्यक रूप से सोचने वाली जनता है, उसमें एक बुरा असर जाता। तो इसको ढकने के लिए शायद वो कुछ बोल नहीं पा रहे, और उनके पास बोलने को कुछ है भी नहीं। सर, ये आप जो बात कह रहे हैं वो तो ठीक है, कि मैं भी नहीं मानता हूं कि भाजपा और संघ में कोई फर्क है। दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और बराबर एक दूसरे को सपोर्ट भी करते रहते हैं, और मतलब एक ही राजनीति है दोनों की, कोई फर्क नहीं है। लेकिन सर, पिछले 2 साल से लगभग भाजपा अपना अध्यक्ष नहीं बना पा रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रही है। और इसके पीछे कहा यह जा रहा है कि आरएसएस जो नाम देती है उसके लिए नरेंद्र मोदी तैयार नहीं है, नरेंद्र मोदी जो नाम देते हैं उसके लिए आरएसएस तैयार नहीं है। और यहां तक कि उनके आरएसएस हेडक्वार्टर पे भी जाके आए नरेंद्र मोदी, और बाद में भागवत जी भी उनके घर पे मिल के आए। मतलब कोई बात हुई, जो वो जो जाति जनगणना की बात उसके बाद ही हुई। तो ये क्या मतलब कारण है कि क्या ऐसा लगता है कि कोई ऐसा अध्यक्ष बन जाएगा तो पार्टी में उपद्रव विद्रोह हो जाए? देखिए, मेरा सोचना ये है, मैं इस बारे में थोड़ा बहुत मैंने जो विचार किया, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के अंदर, उसमें आप आरएसएस को भी अंदर ही मान लीजिए, अब आगे के लिए राजनीति का शीर्ष पुरुष कौन होगा, किसके हाथ में सत्ता जाएगी, और इसका एक आयाम है इसमें शामिल। और चूंकि मोदी जी और अमित शाह ने मिलके एक तरीके से इस 11 साल की राजनीति में अपने ढंग से चीजों को चलाया है और नियंत्रित किया है, और वो अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो सत्ता का
सत्ता से मरहूम होने या उसके अंदेशे से भी वो बहुत घबरा रहे हैं। और उसका कारण मुझे लगता है एक है जो महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जिस तरह का क्रोनिक कैपिटलिज्म उन्होंने चलाया है, खासतौर से अडानी जी को लेके, उसमें वो कहीं बुरी तरह से फंस जाएंगे। और पता नहीं, अगर वो फंस गए और बीजेपी में आने वाली राजनीति अगर उनको अगर राजनीति से बाहर करने के लिए, जिस तरह से बीजेपी के खेमे में जो सत्ता में आ गया पीछे वाले को धकेल के, उस तरह की स्थिति में उनको अगर अंदेशा ये है कि अगर कहीं रह गए तो उनपे कानूनी कार्रवाई का भी राजनीति का एक क्षेत्र खुल जाएगा। और कानूनी कार्रवाई में बहुत बड़े बड़े रफाल से लेके और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लेके मुझे लगता है कि उनके मन में एक गहरा भय भी है। और इसलिए किसी भी शर्त पे शायद वो राजनीति नहीं छोड़ना चाहते हैं। राजनीति पर जो उनका आज बीजेपी के नेतृत्व पे जो उनका नियंत्रण है, उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं। और उधर संभवतः बीजेपी के अंदर से भी और आरएसएस भी इस बात में सहमत होगा कि अब ट्रांजिशन दूसरी ओर जाना चाहिए। और कुछ नाम संजय जोशी वगैरह के नाम आ रहे हैं, जिनको महासचिव वगैरह बना के उनकी टीम एक तरीके से तैयार की जाए। और वो हो सकता है मोदी जी और शाह को एक तरीके से वांछित नहीं लगे अपने हित में। शाह साहब भी अभी कहने ही लग गए हैं कि रिटायरमेंट के बाद में वो ऑर्गेनिक खेती करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके मन में मुझे लगता है संशय है, और यही एक कारण है। मतलब एक तरीके से जो बात इस ढंग से आप कह रहे हैं कि सत्ता की रस्साकसी है, वो तो मुझे लगता है कि आंतरिक राजनीति में जरूर इसका एक मूल कारण है। नहीं, वैसे मतलब बीजेपी में इतना खुल करके बोलने वाले लोग कम हैं, लेकिन फिर भी सुब्रमण्यम स्वामी और वो क्या नाम है उसका, गांधी, जो संजय गांधी का लड़का, नाम भूल रहा है, वो और भी कुछ लोग जो है, वरुण गांधी, हाँ वरुण गांधी, और भी कुछ लोग जो है खिलाफत करने लगे, बोलने लगे। गडकरी भी उसमें एक मान सकते हैं, हालांकि वो इतना मुखर नहीं है। तो इससे भी लगता है कि भाई इनके अंदर जो है कोई खटपट चल रही है और संकट बड़ा है। निश्चित रूप से और सत्ता संघर्ष तो है ही। और ये बात सही है कि आज तो उन्होंने स्थिति ऐसी बना रखी है, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी की बात है। सुब्रमण्यम स्वामी के पास कोई आधार नहीं है, राजनीति में उस ढंग से पकड़ भी नहीं है, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीति में मतलब बीजेपी की राजनीति में शीर्ष स्तर के आसपास रहे हैं। आरएसएस का, चूंकि वो ब्राह्मण भी हैं, आरएसएस की हिंदूवादी राजनीति करते हैं और ब्राह्मण हैं खुद, और साउथ इंडिया से आते हैं, वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत की है और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड उनकी एक पहचान है। तो उनको लेके मुझे लगता है कि वो बहुत गंभीर नहीं है। उनके लिए तो मुझे लगता है कि उन्होंने केवल इतना कर रखा है कि उनके टालते रहो। उनमें कोई इतना कोई उनके पास कोई ताकत नहीं है, कोई लॉबिंग करने की वो नहीं है। वरुण गांधी की भी मैं समझता हूं वही स्थिति है। लेकिन गडकरी जी की बात जरूर है कि गडकरी, वही बात है कि कोई नया नेतृत्व अगर कहीं आता है तो दूसरा पक्ष उसमें इंपॉर्टेंट जो दिख रहा है वो गडकरी है। और गडकरी चूंकि बीजेपी का भी उनको भी भय है, बीजेपी आरएसएस का भी वो एक तरीके से बहुत निकट के आदमी हैं, बल्कि नागपुर के ही रहने वाले हैं जहां वहां का मुख्यालय है। और सब समझते हैं कि उनका आरएसएस की शीर्ष नेतृत्व से बड़ा अच्छा मिठास भरा संबंध है। तो निश्चित रूप से वो बात तो लगी हुई है। लेकिन अचानक कोई वो फाड़ हो जाएगी ऐसे तो कहने को राजनाथ सिंह भी हैं। राजनाथ सिंह बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसे ही और दूसरे व्यक्ति भी हैं, योगी भी है, हाँ योगी भी हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन भय कुल मिला के कौन बनेगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये भयभीत जरूर है अंदर से, और वो सत्ता पे जो अपना नियंत्रण है उसको छोड़ना नहीं चाहते। यही अंतिम सवाल है सर कि अब दो पद खाली हो गए हैं, उपराष्ट्रपति भी बनाना है इनको और राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बनाना ही है। तो क्या है, नड्डा जी इधर शिफ्ट हो जाएंगे उपराष्ट्रपति बनने के लिए, या और कोई? वैसे शिवराज सिंह का नाम भी काफी चल रहा है। और एक जो बड़ा नाम अभी आया है सर, तो मेरे को लगता है कि वो बहुत ज्यादा संभावना है उसकी, थावरचंद गहलोत। उनको दलित भी है तो उनको सूट भी करता है कि भाई एक नाम जो है, और संकाई पाला पोसा आदमी है, कई पदों पर रहा है, मंत्री भी रहा है,
तो क्या ये संभावना है? देखिए, अगेन मैं यही कहूंगा कि वो ऐसा व्यक्ति ही ढूंढेंगे जो उनकी पूर्ण कंप्लायंस कर सके, आरएसएस और बीजेपी दोनों की। और ऐसा व्यक्ति तो मुझे लगता है कि इनमें जो 3 4 5 नाम जो सामने आ रहे हैं, थावरचंद गहलोत पे मेरी भी राय है कि थावरचंद गहलोत जो है वो इस भूमिका को जिस तरह से वो चाहते हैं उस तरह से पूरा कर सकते हैं। क्योंकि एक अभी जो हवा में जो चीज है वो ये है कि एक ऐसी कम्युनिटी को उन्होंने नाराज कर दिया। हालांकि धनखड़ जी उस कम्युनिटी के उस ढंग से ऑर्गेनिक लीडर है नहीं, लेकिन एक तरीके से वो इज्जत की बात को लेके एक तरीके से बड़ी कम्युनिटी को नाराज किया है। तो थावरचंद गहलोत जी को अगर वो बनाएंगे तो अगेन वो कहेंगे देखो हमने राष्ट्रपति आदिवासी बनाया, उपराष्ट्रपति हमने दलित बनाया, तो हम तो दलित हितैषी हैं और आदिवासी और दलित को भी हिंदू ही मानते हैं और हम आगे रखना चाहते हैं, सत्ता में उनकी भागीदारी बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस ने एक साथ कभी ऐसा नहीं किया। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से सुटेबल, सबसे ज्यादा सुटेबल व्यक्ति थे हैं वो थावरचंद गहलोत ही मुझे भी लगते हैं। बाकी शिवराज सिंह में मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा बहुत अविश्वास उनका है, और जिस तरह का मंत्रालय उनको दिया गया और जिस तरह की एक पॉपुलर फॉलोइंग एक हिस्से में, खासतौर से एक प्रदेश में शिवराज सिंह की है, उनको चैलेंजिंग लग सकती है। इसी तरह जिस तरह से वसुंधरा राजे को लगी। थावरचंद गहलोत चूंकि जड़ विहीन है और वो एक जड़ विहीन नेता ही चाहते हैं जिस तरह से धनखड़ थे, तो वो मुझे लगता है उनको सबसे ज्यादा सुटेबल है। और इस बात में मैं भी सहमत हूं कि शायद ऐसा ही व्यक्ति को लाएंगे। चलिए, ये इसी पॉइंट पे अपन इसको समाप्त करते हैं। और दर्शकों, आपको ये बातचीत कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को बताएं। कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने के और अग्रसर करेंगे। अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, ये सब्सक्राइब करना और लाइक करना एक तरह से हमें प्रोत्साहित करना है, और जितना आप हमें प्रोत्साहित करेंगे हम ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। चौधरी साहब, आपको बहुत बहुत आभार। आप पधारे और हमारे दर्शकों को सारी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और आशा है कि फिर अगले हफ्ते या कभी भी मिल सकते हैं अपन किसी और विषय के लेकर। धन्यवाद।